गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट। हाँ जी सर, तो अगस्त का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी सर। तो एक बार देख लेते हैं जो पिछली क्लास में क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन नंबर 61, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बताओ 62, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हेरॉन मार्क टू ड्रोन्स, इंडियन एयरफोर्स ने भी इनको इंडक्ट किया है। ये किसने डेवलप किया है सर? ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। हेरॉन मार्क टू ड्रोन्स, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, किसने इंडक्ट किया है? हाँ, बिल्कुल पिछली क्लास में देखा था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजरायली एरोस्पेस। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 70 तक बात हुई थी पिछली क्लास में। हाँ। Total how many police persons has been have awarded medals on the occasion of India's 77th Independence Day 2023? क्वेश्चन नंबर 65, ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑलराइट, करेक्ट आंसर था 954। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70, 69। ठीक है, ये था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? ये लास्ट क्वेश्चन था कल का। 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? नीति आयोग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है सर। ऑल राइट, तो इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहले मेरे को ये बताइए, आज आप लोगों में से फर्स्ट क्लास किस किस का है? आप लोगों में से आज फर्स्ट क्लास किस किस का है? बाकी तब तक सब लोग ये क्वेश्चन नंबर 71 अटेम्प्ट करिए। Recently, total how many police personnel have been awarded the Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for the year 2023? होम मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तो कितने पुलिस वालों को ये अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2023? ये आपका क्वेश्चन। ओके, नगमो जी आपका फर्स्ट क्लास है, और कोई है जिसका फर्स्ट क्लास है?
ओके, चलिए जी। तो इसका अगर हम बात करें करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज 140। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2023 ईयर के लिए कितने लोगों को दिए गए हैं? 140 पुलिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट मैंने अटैच नहीं करी है क्योंकि 140 को आपको याद कितने कौन कौन पुलिस पर्सनल थे उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अवार्ड आपका 2018 से स्टार्ट हुए थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन में अच्छा काम करते हैं। हर साल 12 अगस्त को यह अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, इस साल जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें से 15 पुलिस पर्सनल्स आर फ्रॉम सीबीआई, 12 are from NIA, 10 are from UP, and 9 each from Kerala and Rajasthan, 8 from Tamil Nadu, 7 from Madhya Pradesh, 6 from Gujarat और बाकी सब अदर स्टेट्स। और टोटल 140 में से 22 आपका विमेन पुलिस ऑफिसर्स है। ठीक है, देखिए पुलिस रिफॉर्म से यहाँ पर बात हो रही है मेडल फॉर एक्सीलेंस की। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, मेडल फॉर एक्सीलेंस कितने दिए गए हैं, कौन देता है? होम मिनिस्ट्री देती है। लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या कह लो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आया था इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस बताए थे कि किस तरह से पुलिस के वर्क को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले प्रकाश सिंह रिफॉर्म्स नाम से। ठीक है, प्रकाश सिंह रिफॉर्म्स नाम से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि भैया बताइए प्रकाश सिंह रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड है? पुलिस से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड है, इंजीनियर से रिलेटेड है? इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजीली आपके में बना सकता है। यहाँ पर एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि जो 2006 में आपका ये जो जजमेंट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची कैसे? तो रिटायर्ड डीजीपी थे प्रकाश सिंह यूपी पुलिस के। ठीक है, और आसाम पुलिस में भी रहे थे और भी जगह उनकी पोस्टिंग रही थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की थी रिटायरमेंट के बाद 1996 में। पीआईएल दायर करने का पर्पस था कि वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि मान्यवर आप ही कुछ काम करें पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, लॉ एंड ऑर्डर में। तो उसी पीआईएल के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस बताए थे रूलिंग गवर्नमेंट्स को, जिनको वो इम्प्लीमेंट करके पुलिस के फंक्शनिंग को बेटर कर सकती है। पुलिस के साथ देखो दिक्कत क्या है, पुलिस पॉलिटिकल हैंड्स पे रहती है। जिस भी पार्टी की सरकार आती है वो पुलिस को अपने फायदे के लिए यूज करती है। साथ ही साथ पुलिस की एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। स्टाफ की कमी होने की वजह से पुलिस के ऊपर बर्डन भी ज्यादा रहता है और उसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फिर वो जनता फेस करती है। तो ये पुलिस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि जो डीजीपी होता है यानी पूरी पुलिस का हेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसका टेन्योर क्या कर दो, फिक्स कर दो। इस सिलेक्शन का तरीका भी क्या कर दो, फिक्स कर दो, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मन पसंद के पर्सन को डीजीपी ना बना पाए। और टेन्योर फिक्स करो ताकि वो ठहर कर थोड़ा कायदे से काम कर सके। वरना कई बार देखा गया है कि ऐसे ऑफिसर्स को डीजीपी बना दिया जाता है जिनका अगले 3 या 6 महीने में रिटायरमेंट होता है। तो ऐसे पर्सन को डीजीपी बनाए जो एक फिक्स टेन्योर तक रुक पाए ताकि वो चीजों को बेटर कर पाए। ठीक है, इसी तरह से एक जो रैंक होती है डीजीपी से नीचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके लिए भी मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत तेजी से पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर होगा तो वो सिस्टम को समझने का जो टाइम लगता है वो भी नहीं लग पाएगा। सिस्टम को एक समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो जब तक वो समझ पाते तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए एक मिनिमम टेन्योर मिलना चाहिए। और इसमें मिनिमम टेन्योर इसलिए भी मिलना चाहिए कि कई बार कोई पुलिस वाला मान लो किसी पॉलिटिकल लीडर के मतलब हिसाब से काम नहीं कर रहा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो पॉलिटिशियंस क्या कर देते हैं सिंपली
पुलिस वालों को उठा के उनका ट्रांसफर कर देते। तो इस तरह की ट्रांसफर मिड टर्म में ना हो, इसको रोका जाए। दिस इज टू इंश्योर दैट दे आर नॉट ट्रांसफर्ड मिड टर्म बाय पॉलिटिशियंस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए। ठीक है, वो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि किस पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग कहां पर होगी। इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें आपका जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे। उसके अलावा एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया, ताकि ऐसे लोग जो पुलिस से परेशान है या किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट शिकायत करना चाहते हैं, तो वो इस पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके सजेशन दिए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि पुलिस के दो काम होते हैं, एक तो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है। जैसे मान लो कहीं चोरी हुई या कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस का काम उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है। साथ ही साथ मान लो कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर कहीं पर कोई वायलेंस हो रहा है, तो उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी काम किसका है? पुलिस का है। तो कई बार एक ही पर्सन पर दो बर्डन आ जाते हैं, एक तो उसे इन्वेस्टिगेशन भी करना है, दूसरा उसको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो ये दोनों काम उसके हिस्से में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, काम सेपरेट रहे, ताकि पुलिस के ऊपर भी बर्डन कम रहे, तो वो और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करें उनको आप अलग रखो, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें उनको आप अलग रखो। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बेटर सिस्टम बना सकते हो। और साथ ही साथ एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बने, जिसमें सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो। ठीक है, और वो सब मिलकर एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी बनाए। तो ये कुछ सजेशन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकाश सिंह जजमेंट। ठीक है, तो प्रकाश सिंह नाम याद रखना किससे रिलेटेड है? पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो गिव मी अ थम्स अप। नाबम जी, याद रखने का देखो एक ही तरीका है, रिवीजन। जितना आप एफिशिएंटली रिवीजन करोगे उतना ही चीजें याद रहेंगी। रिवीजन का सिंपल तरीका है, आज जो भी पढ़ा है विद इन 24 आवर्स एक रिवीजन देना है, विद इन 48 आवर्स एक रिवीजन देना है। ठीक है, फिर उसके बाद विद इन 1 वीक एक रिवीजन देना है, फिर विद इन 15 डेज एक रिवीजन देना है, फिर विद इन 30 डेज एक रिवीजन देना है। ठीक है, तो जब आप किसी भी टॉपिक को इतनी बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स में चीजों को डिटेल में लिख देता हूँ, लेकिन जो जो चीज हम बस डिस्कस करते हैं उसी को आप नोट्स में उतारा करें। ठीक है, इतना पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये डिटेलिंग हम इसलिए दे देते हैं कि घूमता घामता कभी ना कभी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे बन जाए। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। ठीक है, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, ये क्वेश्चन था। मैंने एक आपको स्कीम बता रहा था कल्चर मिनिस्ट्री के, मेरा गांव मेरी धरोहर, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेंशन किया था इंडिया में फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोटेरा है, और वही क्वेश्चन आपका उठ के आ गया। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स इसीलिए हम पढ़ते हैं, ताकि जो कभी कभी अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अगर पूछा जाए तो आप उनको कैसे अटेम्प्ट करो, इसलिए ये सारी चीजें पढ़ती है। तो ये इसका सिर्फ सर एक ही तरीका है रिवीजन, और कोई तरीका नहीं है। सारी क्लासेस 1 आवर की होती है। अब जो लोग फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिनका ये पहला क्लास है, तो देखिए ये जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये ओपन टू ऑल है, ये सबके लिए ओपन है। तो ये आपका फेसबुक पर होता है। ठीक है, मेरा नेट ठीक नहीं है, बाकी लोगों को भी वीडियो रुक रुक के आ रहा है क्या? देखिए मेरे पास मेरे फोन में भी लाइव स्ट्रीमिंग होता रहता, ताकि मैं ये चेक करता रहूं कि यहाँ पर कैसा विजिबल हो रहा है आप तक। ठीक है, तो यहाँ तो अभी ठीक चल रहा है। बाकी अगर और किसी को भी अटक अटक के वीडियो आ रहा हो तो बता सकता है। बाकी लोगों का क्लियर है? वीडियो ठीक है ना बाकी का? रमा शंकर जी, ये आपके एंड से हो सकता है दिक्कत हो, बाकी स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जिन लोगों का फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं, ये करंट अफेयर्स क्लास ये चलता रहता है सर। ठीक है, ये
आपका 2021 से स्टार्ट हुआ था, अभी हम 2023 का स्टार्ट कर रहे हैं। 2023 का अभी हम अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। आपको अपने एग्जाम के लिए कहां से शुरू करना है? अभी 2021 आपके लिए जरूरी नहीं रहा। आपको अपने एग्जाम के लिए कहां से शुरू करना है? आपको शुरू करना है मई 2023 से। वो रमाशंकर जी, कभी कभी थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो जाता है ना, फेसबुक ऐप यूज करा करें आप लोग, उसमें चीजें बेहतर रहती हैं। तो मई 2023 से आपको यूज करना है, यानी कुल मिला के मिनिमम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको रेडी करना है। क्या सर 6 मंथ्स में हो जाएगा? देखो कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर का ही करंट अफेयर्स पूछेगा, लेकिन हाँ मेजोरिटी क्वेश्चन इन 6 मंथ से ही बनते, रिसेंट वाले। उससे पहले का करंट अफेयर्स के पूछने के चांसेस कम होते हैं। मान लो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ भी गया पुराने करंट अफेयर्स का, अब उस एक क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स पढ़ो तो वो वर्दी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम देके अगर आप एक क्वेश्चन कर पाओ तो वो उसका वर्दी नहीं है। उससे बढ़िया वो टाइम आप मैथ्स और इंग्लिश या किसी और टॉपिक की प्रैक्टिस में लगा सकते हो, जिससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो मिनिमम 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स रेडी करना है। ये जो करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, ये सारे करंट अफेयर्स की क्लास की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो सब आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ये ऐप पर नहीं मिलेगी, ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाती है। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का लिंक मैं रेगुलरली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करता रहता हूँ। अभी जो नए एनरोलमेंट है वो देख सकते हैं, उन पीडीएफ उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने अभी क्लास से जस्ट पहले अपलोड किया था। ठीक है, और बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इनकेस अगर किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है पीडीएफ के लिए। 99907846 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इनकेस अगर किसी को वीडियो वो पीडीएफ का लिंक नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो वो यहाँ मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, recently launched Namo 108 is a type of which of the following? Lotus, jasmine, rose, marigold. बताइए सर। अभी नमो 108 को लॉन्च किया गया था, तो ये क्या है? नमो 108 लोटस है, जैस्मीन है, रोज है या मैरीगोल्ड है? बताइए सर। नहीं पता है तो तुक्का भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे करेक्ट आंसर इज लोटस। नमो 108 क्या है? ये एक सर आपका लोटस है। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि इसमें 108 पेटल्स है। इस ये जो लोटस है, ये जो कमल का फूल है, इसमें 108 पेटल्स होती है। जनरली इतनी ज्यादा पेटल्स एक लोटस में नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लोटस है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पीशी है लोटस का, जिसमें 108 पेटल्स देखने को मिलती है। अब जो 108 नंबर है वो वैदिक कल्चर के लिए बहुत ही सिक्योर्ड नंबर है। मतलब उनके वैदिक कल्चर में अगर आप देखोगे तो 108 नंबर बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। हिंदुइज्म में 108 का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसी वजह से चूंकि इस कमल में 108 पत्तियां थी, इसीलिए इस कमल का नाम, इस लोटस की स्पीशी का नाम क्या रख दिया गया है? 108 रख दिया गया है। ठीक है, ये किसने रखा है? CSIR की नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये नाम रखा है। ठीक है, नमो 108 कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 108 पैटर्न। ठीक है सर।
चलिए बस इसमें इतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ ज्यादा डिटेल में ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि डिजिट 108 होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म, और इसीलिए जो 108 वाला लोटस है उसका नाम है नमो 108। वहां जी अब आप इतना दूर है तो मैं आपको दावत पे भी नहीं बुला सकता, ठीक है, तो बेटर ये रहेगा आप अपने यहाँ खाना खा के दावत कर ले अपनी खुद। पिंकी जी को बिल्कुल सही लगा। जैसे हर रिलीजन में मतलब कुछ ना कुछ रहता है, जैसे इस्लाम में आप मुस्लिम्स में देखोगे वो 786 को मानते हैं ना, इसी तरह से हिंदुइज्म में देखोगे तो वो 108 को मानते हैं ना, तो हर एक रिलीजन का अपना अपना एक नंबर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ओपन टोटल हाउ मेनी जन औषधि केंद्र। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ओपन टोटल हाउ मेनी जन औषधि केंद्र, 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000, बताइए सर। वेल करेक्ट आंसर इज 25 जन औषधि केंद्र, ठीक है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कितने टोटल कितने जन औषधि केंद्र ओपन करेंगे, 25,000। तो ये सर जन औषधि केंद्र है क्या? तो जन औषधि केंद्र समझने के लिए आपको एक सरकार की योजना समझनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जन औषधि किसे कहते हैं? जन औषधि को इंग्लिश में कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। हो सकता है आपने ये वर्ड पढ़ा हो। जन औषधि किसे कहते हैं? जेनेरिक मेडिसिन को कहते हैं। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है सर? जेनेरिक मेडिसिन होती है कि जैसे मान लो कोई बीमारी है, उसकी कोई टैबलेट है, कोई फॉर्मूला है उस बीमारी को ट्रीट करने का, उसके लिए एक दवा आती है ड्रग एक्स, ठीक है, उसका प्राइस मार्केट में हो सकता है 700 रुपी पर टैबलेट हो, ठीक है, उसका प्राइस कितना हो सकता है? 700 रुपी पर टैबलेट हो। अब ये लोग जो दवाइयां हैं इतनी महंगी इसलिए बेचते हैं क्योंकि इनके पास दवाइयों का पेटेंट होता है कि इस फॉर्मूले की दवाई सिर्फ ये लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब जब कुछ टाइम गुजर जाएगा, लेकिन पेटेंट जो मिलता है इनको अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं मिलता, कुछ 10 साल फिक्स करके दे दिया जाता है कि मान लो 5 साल 10 साल तक आपके पास इस दवाई का पेटेंट रहेगा, तब तक सिर्फ आप इस ये दवा बना सकते हैं, उसके बाद ये जनरल हो जाएगा, कोई भी वो दवा बना सकता है। मान लो कोई कंपनी ए है, वो फॉर्मूला एक्स की दवा बना रही थी और उसे बेच रही थी 700 रुपी में, जब तक उसके पास पेटेंट था। लेकिन जब उसके पास पेटेंट नहीं रहा, जब उसके पास पेटेंट नहीं रहा तो कोई कंपनी बी सेम फॉर्मूला एक्स की दवा बना सकती है। हो सकता है वो सेम दवा 70 रुपी में बना दे। देख रहे हो आप पर? तो पहले ये दवा जो 700 रुपी की थी, अब ये दवा कितने की मिलेगी? 70 रुपी की मिलेगी। तो इसको कहते हैं जन औषधि या कह लो जेनेरिक मेडिसिन। इसकी जो प्राइसिंग होती है वो रखी जाती है मैक्सिमम 50% ऑफ एवरेज प्राइस, यानी इस फॉर्मूले की मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं अलग अलग रेट्स में जो इसे बेचेंगी, उसका एवरेज निकाल लो और उसका 50%, मैक्स टू मैक्स उसका 50% या उससे कम में ये दवाई बेचेगी, जो बेची जाती है उसको कहते हैं हम जेनेरिक मेडिसिन। तो प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके तहत उन्होंने प्रॉमिस किया है अपने देश में लोगों को जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। जेनेरिक मेडिसिन कैसे प्रोवाइड करेंगे, कहाँ मिलेगी सर? तो उसके लिए सरकार अपने अलग से मेडिकल स्टोर बनाएगी। तो गवर्नमेंट कुछ मेडिकल स्टोर्स बनाएगी, उन्हें कहते हैं जन औषधि केंद्र, ठीक है। तो ये जो 25 जन औषधि केंद्र बन रहे हैं, यहाँ पर आपको
कौन सी मेडिसिन मिलेगी? ये जन औषधि मिलेगी, या इंग्लिश में कहें तो जन औषधि, ये जेनरिक मेडिसिन मिलेगी। ठीक है, तो ये सरकार का कैंपेन जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको किसने लॉन्च किया था? 2008 की ये स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, फिर बाद में इसका दोबारा से नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। पहले इसका नाम था जन औषधि कैंपेन, फिर इसी का नाम बदल के कर दिया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, बीपीपीआई, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर काम करता है। देखो यहाँ पर एक डाउट लोगों को बहुत आता है कि सर जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, हमें लगता है दवाई की बात हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम इसको लगा देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नहीं सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं आता है, ये सब चीजें किसके अंडर हो रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये सब किसके अंडर हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर ये हेल्थ मिनिस्ट्री को दे देंगे फार्मेसी वाला काम, तो केमिकल मिनिस्ट्री कहेगी हाँ तुम ही कर लो, हमारा क्या काम है फिर। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको जाननी है। पहली चीज तो ये स्कीम भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन के लिए, और इसके तहत जनौषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं। कितने केंद्र बनाए जा रहे हैं? 25,000 बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही? कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, डाउट है तो डू लेट मी। ठीक है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी स्कीम अगर आप पढ़ते हो तो उसका टारगेट ऑडियंस जरूर देखो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसे सबसे पहले समझो कि स्कीम लाई क्यों जा रही है, उसके बाद वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है उसको जरूर समझो। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपने समझ ली कि इस स्कीम को लाया किसके लिए जा रहा है और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, अगर ये दो बातें आपने किसी भी स्कीम से रिलेटेड समझ ली, तो आधी से ज्यादा स्कीम का पार्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। Recently, President Srimati Draupadi Murmu has given her approval for total how many gallantry awards on the occasion of Independence Day 2023? हाफ क्लियर? नावम जी कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज अगर डाउट नहीं है ना तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर रिकॉर्डेड है आपके पास, उसको फिर से एक बार उसको रिकॉर्डेड पोर्शन को फिर से विजिट कर लीजिएगा। दो चीजें बस ध्यान रखनी है आपको, ये स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और उसके अंडर प्रधानमंत्री वो जन औषधि केंद्र जो ओपन किए जा रहे हैं, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। Recently, President Srimati Draupadi Murmu has given her approval for total how many gallantry awards on the occasion of Independence Day 2023? बताइए सर।
हाँ जी, गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स किसके लिए दिए जाते हैं? बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। दो तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, एक होते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, एक होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। जब कभी वॉर चल रहा उस टाइम अगर बहादुरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं वो वॉर टाइम है। ठीक है, और अगर मान लो अभी अभी का जैसे सिचुएशन है, अभी हम वॉर सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में अगर किसी के साथ क्लैश हो गया, ठीक है, तो उसके लिए जो अवार्ड दिया जाएगा वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होगा। ठीक है, तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वॉर टाइम में भी तीन कैटेगरी होती है, सबसे फर्स्ट टॉप कैटेगरी परमवीर, देन महावीर, देन वीर चक्र। पीस टाइम में भी दो कैटेगरी होती है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ठीक है, तो टोटल कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं ये क्वेश्चन है, देखते हैं सर। करेक्ट आंसर इज 76। इस साल कितने गैलेंट्री अवार्ड्स, मतलब इस बार अभी 15 अगस्त पे कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए? 76 अनाउंस किए गए। ठीक है, तो 1950 में सर हमने 3 गैलेंट्री अवार्ड शुरू किए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अभी भी चले आ रहे हैं। उसके अलावा 3 अदर कैटेगरी क्रिएट की गई थी, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। अब ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मजा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए इनका नाम बदल दिया। अशोक चक्र क्लास 1 को कर दिया अशोक चक्र, क्लास 2 को कर दिया कीर्ति चक्र, और क्लास 3 को कर दिया शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये जो 3 नाम हो गए ये हो गए सर वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स, और ये 3 जो नाम हो गए ये हो गए पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स। अगर इनकी रैंकिंग देखोगे तो सर रैंकिंग में सबसे पहले वॉर वाले ऊपर आते, ऑब्वियसली बात है, अगर वॉर टाइम में कोई बहादुरी दिखाएगा तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो सबसे ऊपर है सर आपका परमवीर चक्र। ठीक है, फिर उसके बाद पीस टाइम का अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर लास्ट में शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये अगर कभी आपसे कोई रैंकिंग पूछ ले तो ये रैंकिंग है। ठीक है, तो ये रैंकिंग वाइज अगर हम देखेंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और ये नंबर आपका 6 है। ठीक है, तो साल में 2 बार गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो अभी जो ये 76 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं ये अभी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे अनाउंस किए गए हैं। ठीक है सर, क्लियर है? ये 6 अवार्ड्स याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, उसके अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कोई डाउट तो नहीं है? बाकी फिर आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पे। Recently, PM Narendra Modi has announced the provision of drones for women self-help groups under Lakpati Didi scheme. Under this, the government aims to create total how many Lakpati Didis in villages? ठीक है, देखो प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, लखपति दीदी स्कीम। तो टोटल कितनी लखपति दीदी मोदी जी क्रिएट करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है। नाबम जी कितना याद रहेगा? इट ऑल डिपेंड्स आप कितना रिवीजन करते हैं और कितना क्या कहते हैं कॉन्शियसली होके पढ़ते हैं। ठीक है, गारंटी सुना था, पढ़ लिया। चलिए फिर याद याद रखिएगा, इस तरह की जीके में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। देखो बाकी लोगों का तरीका रहता है, जीके अलग पढ़ो, करंट अफेयर्स अलग पढ़ो। मेरा वो थीम नहीं रहता है, मेरा रहता है कि करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, जीके अपने आप इसमें तैयार होती रहती है। ठीक है, तो अगर आप मेरे 3 महीने के भी पिछले करंट अफेयर्स उठा के आपने प्रिपेयर कर लिए, या जो लोग एक लंबे 3-4 महीने से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनसे अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना वो डिफरेंस फील करते हैं।
पहले में और अब में, इन कंपैरिजन ऑफ नॉलेज, अगर आप प्रॉपर करेंगे। ठीक है, चलिए लखपति दीदी स्कीम के बारे में बताइए जरा, कितनी लखपति दीदी बनी है, मत बना रहे हैं, कितनी लखपति दीदी बनाने का टारगेट है? 2 करोड़। ये सर स्कीम क्या है वैसे, लखपति दीदी स्कीम? लखपति का मतलब, लखपति मतलब मतलब अ पर्सन हैविंग लैक्स ऑफ रुपीज। ठीक है, जिसके पास 1 लाख रुपए है उसे हम क्या कहते हैं? लखपति कहते हैं। ठीक है, तो लखपति दीदी स्कीम के तहत 2 करोड़ लखपति दीदी क्रिएट करनी है गांव में। अच्छा, इंडिया में कितने टोटल गांव हैं? अप्रोक्सीमेटली 6 लाख गांव हैं। ठीक है, तो उन 6 लाख विलेजेस में आप जोड़ लो, टोटल कुल मिला के 2 करोड़ लखपति दीदी क्रिएट करनी है। ये पर्पज है। ऐसा क्या करेंगे सर कि वो दीदी लखपति हो जाएंगी? तो सरकार का टारगेट ये है कि गांव में विमेन को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कभी 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 अगर आपसे विमेन एम्पावरमेंट की बात करें कि सरकार क्या कर रही है, तो आप ये स्कीम मेंशन कर सकते हो, लखपति दीदी स्कीम। इसमें सरकार क्या है, विमेन को जो गांव में है उनको स्किल ट्रेनिंग देगी। स्किल ट्रेनिंग किसकी देगी सर? ड्रोन बनाने की देगी। ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिपेयर करना है, ये सारी स्किल्स किसको सिखाई जाएंगी? जो गांव की महिलाएं हैं उनको सिखाई जाएंगी। ठीक है, ताकि वो इन स्किल्स की मदद से साल में 1 लाख रुपए कमा सके। ठीक है, साल में 1 लाख रुपए कमा सके, तो बन गई ना सर वो लखपति। अगर साल में अगर उनके पास 1 लाख की अर्निंग आ रही है तो बन गई वो लखपति। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देख लो आप लोगों में से कौन कौन लखपति है। उसके अलावा ये विमेन को ट्रेनिंग देगा कौन? ठीक है, तो जो विमेन, ये जो ड्रोन और महिलाएं बनाएंगी, जो ऑपरेट करेंगी, रिपेयर करेंगी, ये ड्रोन दिए किसे जाएंगे? ये दिए जाएंगे जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको दिए जाएंगे फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो ये ड्रोन रिपेयर करके वो देंगी किसको? गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये ड्रोन वो प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो वो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है सर? ये गांव में महिलाओं के कुछ ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट का हेल्प का रोल प्ले करते हैं। यानी कि जैसे मान लो, अगर जैसे गवर्नमेंट को कोई स्कीम बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचानी है, तो देखो अगर गवर्नमेंट अपने प्रोसीजर के थ्रू पहुंचाएगी तो आपको पता है कितने फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। एक एक का डेटा रजिस्टर करो, फिर उसको वेरीफाई करो, दिस करो, दैट करो। तो अगर गवर्नमेंट अपने ही सिस्टम से पूरा काम करेगी तो गवर्नमेंट के साथ दिक्कत ये है कि उसे प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम आम भाषा में रेड टैपिज्म कह देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के काम स्लो हो जाते हैं, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के एक ग्रुप होते हैं, किसी भी गांव में कुछ महिलाओं का एक ग्रुप होता है। वो क्या करता है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, ठीक है, मान लो कोई पॉलिसी आई है जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, तो वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो गांव में जानता है कि वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जानते हैं वो लोग कि गांव में किस घर में क्या हाल है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा खेल इंटेलिजेंस का है कि एक एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटेलिजेंस सरकार के पास नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कराया जाएगा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास एक एक की जानकारी है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये फायदा है। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, ये महिलाएं एक मिल के, आपने देखा होगा एक वर्ड यूज होता है, नाम भूल रहा हूं मैं, अरे बहुत ही फेमस नाम है, देखा होगा कि महिलाएं कई बार क्या करती हैं गांव वगैरह में,
महीने में कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके एक जगह डिपॉजिट करती है। अगर किसी को नाम याद आए तो बताना, ठीक है। जस्ट इसके स्लिप हो गया मेरे माइंड से, ठीक है। तो महिलाएं क्या करती हैं, गांव में थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली जमा करके एक जगह वो इकट्ठा कर लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि मान लो किसी एक महिला को उस पैसे की जरूरत है, तो वो सारा जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, वो सारा पैसा उस महिला को प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में। या फिर किसी को लोन चाहिए तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उस पर्सन की गारंटी ले लेगा फॉर द लोन। तो उससे यूनिटी दिखाते हुए सबको फायदा हो सकता है। अगर किसी एक को पैसा चाहिए तो वो सारा जितना भी पैसा इकट्ठा किया वो एक पर्सन को दे देंगे, और उस पर्सन के काम वो पैसा आ जाएगा, और जब उसका काम बन जाएगा वो पर्सन वो पैसा वापस कर देगा, ठीक है। ये फायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो यही सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये लोग ड्रोन प्रोवाइड करेंगे, जिनका काम रहेगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को देखना। ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सकता है, उसकी मदद से आप लोग स्प्रे कर सकते हो। मान लो कुछ भी फर्टिलाइजर, ये कुछ भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे कराना है तो वो ड्रोन से स्प्रे करा सकते हो। और अगर बहुत बड़े बड़े खेत है आपके तो ड्रोन्स की मदद से उनको आप नजर रख सकते हो कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं किसी एरिया में आपकी कोई फसल खराब हो गई हो, या कहीं पर कोई जानवर उस फसल को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ड्रोन से आप सर्विलेंसिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फायदे होंगे ड्रोन्स के, और इन ड्रोन्स को यूज करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद के लिए कौन आगे आएगा, लखपति दीदी इस काम करेंगे, ठीक है। So drones have the potential to revolutionize agriculture by enabling precision farming, crop monitoring and pest control. ठीक है सर। और भी स्किल्स दी जाएगी, एलईडी बल्ब बनाना, प्लम्बिंग, इसी तरह की और भी ज्यादा अलग अलग स्किल्स इसमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर। हाँ, रोटेशन मनी कह देते हैं, या एक बीसी वर्ड यूज होता है कई जगह पर, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं है? लखपति दीदी स्कीम क्लियर है कि नहीं है? तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, रूरल एरिया की महिलाओं के लिए ये स्कीम लाई गई है। अच्छा, इसमें मेरे को ये बताइएगा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है? मैंने हमेशा कहा है कोई भी स्कीम अगर आप पढ़ो तो एक तो उसका ऑब्जेक्टिव टारगेट ऑडियंस देखो, दूसरा क्या देखोगे, उस स्कीम की मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो स्कीम आती है। दो, कोई क्या बता सकता है ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी? ये गांव की बात हो रही है और विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो क्या लगता है सर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती होगी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है सर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड नहीं है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following organizations has launched Samudra app for seafarers and the fishing community? बताइए सर, which of the following organization has launched Samudra app for seafarers and the fishing community?
हाँ जी, करेक्ट आंसर इज, ये समुद्र ऐप किसने लॉन्च किया है? समुद्र ऐप। समुद्र ऐप की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। करेक्ट आंसर इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, देखो, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको शॉर्ट में इनकॉइस कहते हैं। ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। ठीक है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी, समुद्र ऐप। अभी जैसे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक ऐप पढ़ी थी, राजमार्ग ऐप, जो किसके रिलेटेड थी कि भैया अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो तो नेशनल हाईवे पे कहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ पर आपको पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, ये सारी जानकारी उस ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी। आगे का वेदर कैसा है, ये सब। इसी तरह से अगर आप ओशन में ट्रैवल कर रहे हो तो ओशन में आपके ट्रैवल को आसान करने के लिए इनकॉइज ने ये ऐप बनाया है, समुद्र ऐप। इस समुद्र ऐप से सर फायदा क्या होगा? आपके पास ओशन में ट्रैवल करते रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मान लो कि आप सी फेरर हो, तो आपको बता देगा आगे का वेदर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूट प्लान कर सकते हो। फिशिंग कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है, फिशिंग कम्युनिटी को बता देगा कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल फिशिंग जोन है, तो उससे जो फिशर्स है उनको, फिशरमैन को काफी फायदा प्रोवाइड होता है। ठीक है, उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी और जो शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो अलग अलग शिप चल रहे हैं, उन सबको भी ये कनेक्ट करते, उनसे रिलेटेड जो जो भी जानकारी है सब प्रोवाइड करेगा, सारा रियल टाइम अपडेट। अगर कोई डिजास्टर आने वाला है, सुनामी, कोई स्टॉर्म, कोई हाई वेव्स, सोयल सर्ज, इन सारे अलर्ट्स प्रोवाइड करेगा, मैप्स प्रोवाइड करेगा, चार्ट्स प्रोवाइड करेगा, ओशियानिक फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट अलग अलग तरीके की एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कुल मिला के ओशियन में अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो, ओशियन के थ्रू अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो उसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। यानी वो इकोनॉमी जो किससे चल रही है? ओशियन से चल रही है, तो उसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। पानी में ट्रेड करके जो इकोनॉमी बनती है उसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। जैसे आपका जो फिशरमैन है, वो इस ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि वो इससे अपना ट्रेडिंग करते हैं। आपका जो इंटरनेशनल शिप्स चलते हैं, जो लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं, वो इस ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। या टूरिज्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे क्रूज शिप्स चलते हैं, जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो वो क्रूज शिप्स भी किसका पार्ट है? ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। तो ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको ओशन से रिलेटेड ये सारा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी समुद्र ऐप। ठीक है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, फिशरीज हो गई, ऑफशोर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री हो गई, ये सब इससे रिलेटेड ही है। ठीक है सर, इन सबको ये प्रोवाइड करेगा समुद्र ऐप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। सैम्योर जी, अपनी बात को क्लियर मेंशन करिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 77। Recently, Mohit Kumar has won the gold medal in the 16-1 category at the World Under 20 Wrestling Championship 2023. It was held in which of the following countries? अभी अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, ये किस कंट्री में हुआ है ये बताना है। देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूडीसी में सर डायरेक्ट 5 सवाल आए थे। ठीक है, एलडीसी में भी 2 सवाल आए, तो हर साल कम से कम 2 सवाल तो आ ही रहे। हर एग्जाम में एपीएसएसबी जो भी करा रहा है, कब करीब करीब 2 सवाल तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अभी अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? चाइना, जॉर्डन, रशिया, साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर इज जॉर्डन। इसी बात पे मेरे को जॉर्डन का कैपिटल बताइए। ठीक है,
इसमें मैंने सिर्फ गोल्ड वाले नाम लिखे हैं, सिल्वर वाले इतना जरूरी नहीं है, गोल्ड वाले पूछ लेता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिल्वर लाए हैं तो अच्छा नहीं किया, मैं इसलिए सिर्फ गोल्ड वाले मेंशन किया हूँ क्योंकि गोल्ड वाले ही आपसे पूछेगा, तो गोल्ड वाली नाम पूछेगा, चांसेस उसी के ज्यादा है। ठीक है, तो मोहित कुमार ने गोल्ड जीता, प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता, अंतिम पंगल ने गोल्ड जीता, सविता ने गोल्ड जीता। अंतिम पंगल ने पिछले साल भी जीता था, तो कंसेक्यूटिवली 2 बार उन्होंने फ्री स्टाइल 53 केजी में ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जॉर्डन में ये आपका चैंपियनशिप हुआ था। जॉर्डन की सर कैपिटल क्या है? हाँ जी, ध्यान रखेंगे जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। ठीक है सर, चलिए, तो फिर आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर दी गई है, जिसको नहीं मिली है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो 9990784642 इस पे व्हाट्सएप कर देना, अगर पीडीएफ नहीं मिल रही हो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो उसको उनको ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ। ठीक है, हाँ जी रमाशंकर जी, ऐसे ही आपने बताया था पिछली बार भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी बिहार पुलिस में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसके आगे मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।